सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नल्टी, जाति शून्यता प्रमेय, स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ, ठीक है। सिल्वेस्टर लॉ, सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नल्टी, नल्टी, स्टेट एंड प्रूफ सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नल्टी, NULLITY, सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नल्टी, सिल्वेस्टर, ठीक है। सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नल्टी, इसको हिंदी में कहते हैं जाति शून्यता प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए। जाति शून्यता प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए। रैंक नल्टी थ्योरम भी इसी को कहते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में? जाति शून्यता प्रमेय कहो या कहो रैंक नल्टी थ्योरम, रैंक नल्टी थ्योरम। अब देखो इसकी पूरी भूमिका शुरुआत से अंत तक हम बता देते हैं पहले। फिर पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि VF फील्ड F पर वेक्टर स्पेस है और यस V का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। सबसेट और सबसेट में, सेट और सबसेट में अंतर समझते हो कि जैसे मान लो A है जिसके एलिमेंट हैं 1, -1, आयोटा माइनस आयोटा, और B एलिमेंट है जिसके एलिमेंट है 1, -1। तो ये B के सभी एलिमेंट A में कंटेन है, तो B सबसेट हो गया A का। इसका मतलब ये होता है B में कम एलिमेंट होंगे A की तुलना में, इसको सबसेट बोलते हैं, है ना। आधी से अधिक बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, VF है एक वेक्टर स्पेस है, IS क्या है, एक सबसेट है, ठीक है, V का। तो ये सबसेट यस V का बेसिस का कहलाता है। इसके लिए क्या कंडीशन है? मान लो यस के एलिमेंट हैं α1, α2, डैश डैश अल्फ़ा n, ठीक है। तो यहाँ पे ये VNF है, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो यस के जो एलिमेंट है, यस सबसेट है VF का, तो ये बेसिस का कहलाता है V का, जब दो कंडीशन को फॉलो करता है। नंबर फर्स्ट, वेक्टर ऑफ यस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और ईच एलिमेंट ऑफ VF कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ऑफ यस, अर्थात V का हर एक अवयव यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि S1 में जितने एलिमेंट हों उतने हम स्केलर लें, A1 α1, A2 α2, और डैश डैश क्या कर दें, AN αn इज इक्वल टू 0 करें, तो A1 की वैल्यू भी 0 आए, A2 की वैल्यू भी 0 आए, AN की वैल्यू भी 0 आए, सब स्केलर की वैल्यू 0 आ जाती है, तब कहेंगे कि यस के वेक्टर क्या हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, VNF के हर एक एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में व्यक्त है। इसका अर्थ क्या होता है, जैसे मान लो VNF के एलिमेंट मान लो है, एक एलिमेंट ले लेते हैं अल्फ़ा, क्या ले लेते हैं, अल्फ़ा, बीटा, डैश डैश, यहाँ बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो अल्फ़ा भी इस प्रकार का लिखा होना चाहिए, A1 α1, A2 α2, ठीक है, डैश डैश AN αn, इस टाइप का होना चाहिए। बीटा दूसरा एलिमेंट लिए तो B1 α1, B2 α2, डैश डैश क्या होना चाहिए, BN αn। यदि इसका एक एलिमेंट गामा लेते हैं तो गामा किस प्रकार का होना चाहिए, C1 α1, C2 α2, और डैश डैश क्या, CN αn। इसका मतलब V का हर एक अवयव यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, ठीक है। तो इसको ऐसी कंडीशन में ये कहते हैं कि V के जब हर एक एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं तो इसको लिख देते हैं ऐसे, VF इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ यस, लीनियर स्पान ऑफ यस। इसका अर्थ ये होता है कि V का हर एक अवयव व्यक्त है
यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, एक घात संचय के रूप में व्यक्त है। ये कहलाता है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n का एक घात संचय कहलाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है अल्फ़ा। ठीक है, यदि a1 a2 an फील्ड के एलिमेंट इस प्रकार से मिल जाएं कि इनका गुणा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n के साथ करके जोड़ें तो अल्फ़ा के बराबर आता है, ऐसी कंडीशन में अल्फ़ा कहलाता है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n का लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो v का हर एक अवयव यदि s के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है और s के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, ऐसी कंडीशन में s कहलाता है बेसिस किसका, vf का। क्या कहलाता है, बेसिस कहलाता है। ठीक है, vf का बेसिस कहलाता है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ बेसिस जानने के लिए समझ में, इसकी रॉ मटेरियल है, इसकी ज़रूरत रास्ते में पड़ने वाली है, इसलिए हम इसको पहले बता दिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए, पहले तो ये आपको पहले में बता चुके हैं दो चीज़ें, नल स्पेस और नल स्पेस बता चुके हैं और रेंज ऑफ टी। नल स्पेस बता चुके हैं और रेंज ऑफ टी। अब देखो यहाँ पे समझते हैं फिर से, यूएफ और वीएफ फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस हैं। ठीक है, और टी क्या है, यू से वी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है। टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये जानते हो कि वी के वे एलिमेंट का कलेक्शन जो यू के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो, टी का रेंज कहलाता है, इसको आर टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यू के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो वी के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो, टी का नल स्पेस कहलाता है, इसको एन टी से डिनोट करते हैं। जान चुके हो, टी के नल स्पेस को कर्नल भी कहते हैं। टी के नल स्पेस को क्या कहते हैं, कर्नल। अब आपको क्या बताए, यदि कोई वेक्टर स्पेस यूएफ है तो यूएफ के बेसिस में एलिमेंट की संख्या को यू की डायमेंशन कहते हैं। तो यू का बेसिस मान लो यस है, इसमें एलिमेंट की संख्या अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा n है, तो यू डायमेंशन ऑफ यू का इज इक्वल टू n लिख देंगे। ठीक है, तो किसी वेक्टर स्पेस के बेसिस में एलिमेंट की संख्या यदि फाइनाइट है, गिनती में है, गिना जा सकता है, इनफाइनाइट नहीं है, तब इस यू को कहते हैं, वेक्टर स्पेस यू को कहते हैं क्या, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। क्या कहते हैं, परिमित विमीय सदिश समष्टि। क्या कहते हैं, परिमित विमीय सदिश समष्टि, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो इसका मतलब उसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या को गिना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ गिना जा सकता है, n एलिमेंट हैं। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर स्पेस के बेसिस में एलिमेंट की संख्या को क्या कहते हैं, किसी भी वेक्टर स्पेस के बेसिस में एलिमेंट की संख्या को क्या कहते हैं, उसकी डायमेंशन कहते हैं, उसकी डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ, जैसे मान लो लिखा है डायमेंशन ऑफ यू, तो इसका मतलब समझ जाओ कि यू के बेसिस में एलिमेंट की संख्या। अब मान लो डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू क्या है, n। ठीक है, अब देखो यदि RT के बेसिस में एलिमेंट की संख्या को RT की डायमेंशन बोलेंगे। ठीक है, NT के बेसिस में एलिमेंट की संख्या को हम क्या बोलेंगे, NT की डायमेंशन बोलेंगे। अब आप प्रूफ कर चुके हो पीछे दो थ्योरम कि जो RT है वेक्टर सब स्पेस होता है किसका, RT वेक्टर सब स्पेस होता है VF का, INT वेक्टर सब स्पेस होता है U का, क्योंकि U और V के बीच में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये तो आप जानते न हो कि U के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो V के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हों कहलाता है T का नल स्पेस। तो T का जो नल स्पेस होता है सबसेट होता है किसका, U का, और RT सबसेट होता है V का। ठीक है, तो हम पीछे सिद्ध कर चुके हैं कि NT वेक्टर सब स्पेस है U का और RT वेक्टर सब स्पेस है V का। ठीक है, तो जब वेक्टर सब स्पेस है तो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होगी, वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी इसमें होल्ड होगी। ठीक है, और इसमें भी वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होगी, सब स्पेस में भी, लेकिन सबसेट होने की वजह से वेक्टर सब स्पेस कहलाता है। ठीक है, इसका सबसेट है लेकिन प्रॉपर्टी सभी होल्ड कर रहा है। ठीक है, केंद्र में सरकार, वहाँ भी मंत्री बैठते हैं, वहाँ पे क्या बनते हैं, सांसद बैठते हैं, यहाँ पे राज्य में भी वही। ठीक है, लेकिन राज्य छोटा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, राज्य सरकार, उसको केंद्र सरकार। ठीक है, तो राजतंत्र क्या बोलते हैं, उसको क्या बोल देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब हम कहना ये चाहते हैं, ठीक है, कि सारी प्रॉपर्टीज सब स्पेस भी होल्ड करता है वेक्टर स्पेस वाली,
ठीक है, लेकिन वह सबसेट होने की वजह से उसका नाम क्या पड़ गया, सब स्पेस है। तो RT भी सब स्पेस है और NT भी सब स्पेस है, पीछे हम थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जब सब स्पेस है तो ये भी वेक्टर स्पेस बोल सकते हो, इसको भी वेक्टर स्पेस बोल सकते हो। तो किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होती है, उसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या होती है। तो RT की डायमेंशन क्या होगी, RT के बेसिस में एलिमेंट की संख्या होगी। NT की डायमेंशन क्या होगी, NT में बेसिस के एलिमेंट के, NT के बेसिस में एलिमेंट की संख्या होगी। ठीक है, NT के बेसिस में एलिमेंट की संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मान लेते हैं कि NT का बेसिस है, NT का बेसिस है क्या है, यस है। NT का बेसिस क्या है, यस है, और इसमें एलिमेंट की संख्या क्या है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा n। ठीक है, मान लो इसमें यम है, कुछ भी है, ये तो यम है, तो इसमें एलिमेंट की संख्या यदि n है तो NT के बेसिस में एलिमेंट की संख्या जब n है तो NT की डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ NT इज इक्वल टू हो जाएगा n, और डायमेंशन ऑफ NT को ही कहते हैं नल्टी। डायमेंशन ऑफ NT को क्या कहते हैं, नल्टी। क्या कहते हैं, नल्टी, नल्टी। और RT क्या है, रेंज ऑफ T है ना, रेंज ऑफ T। तो रेंज ऑफ T के डायमेंशन, जैसे मान लो इसको मान लो S2, तो S2 में एलिमेंट की संख्या है बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा m, क्या है, बीटा m। तो S2 में एलिमेंट, तो S2 बेसिस है किसका, RT का। RT क्या है, T का रेंज है। ठीक है, तो T के रेंज के बेसिस में एलिमेंट की संख्या को कहते हैं क्या, T की रैंक। क्या कहते हैं, T की रैंक, रैंक ऑफ T, रैंक ऑफ T। और रैंक ऑफ T को डिनोट करने की परंपरा है रोटी से, रोटी से नहीं रोटी से, रो और टी। अच्छा, इसको रो बोलते हैं। हाँ, इसको रो, इसको रो बोलते हैं, रोटी। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, नहीं, इसका लाइन रहेगा लेकिन छोटी सी लाइन पूरा पी बन जाता है, इतनी सी लाइन बचती है। अरे बनाओ यहाँ पे रोटी, ऐसे इस पर क्या लिखना, रोटी। अब उसको बनाने की प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं, रोटी इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको रोटी बोलते हैं। और यहाँ पे टी के नल्टी के स्पेस में, नल्टी के बेसिस में एलिमेंट की संख्या को क्या बोलते हैं, न्यूटी से डिनोट करते हैं। किससे, न्यूटी, ऐसे न्यूटी। ठीक है, न्यूटी से भी जैसे होता है न्यूटी। बंद कर दो, हम तो चाहते ना बंद हो जाएगा तो वीडियो भी में आवाज़ आती है, तो मजबूरी की वजह से चलाते थे, बंद रहे तो अच्छा है। ठीक ना, सुनो आप, तो क्या बोले अभी तक, किसी भी वेक्टर स्पेस है, किसी वेक्टर स्पेस के यदि UF और VF फील्ड पर दो वेक्टर स्पेस हो और TU से V में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो ये जानते हो कि U के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो V के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो क्या कहलाता है, T का नल स्पेस कहलाता है या T का कर्नल कहलाता है, और उसको NT से डिनोट करते हैं। और NT के बेसिस में एलिमेंट की संख्या को कहेंगे NT की डायमेंशन, और NT की डायमेंशन को ही कहते हैं क्या, T का नल स्पेस। T का अरे डायमेंशन की संख्या को नल्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमेंशन में यानी NT के बेसिस में एलिमेंट की संख्या को कहते हैं नल्टी। ठीक है, T की नल्टी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे V के उन एलिमेंट का कलेक्शन, V के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो U के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो, T का रेंज कहलाता है। इसको RT से डिनोट करते हैं, और RT की डायमेंशन को रोटी कहते हैं, रैंक ऑफ T कहते हैं। क्या कहते हैं, रैंक ऑफ T, और इसको नल्टी ऑफ T, नल्टी ऑफ T। ठीक है, तो NT की डायमेंशन को कहते हैं नल्टी, और RT की डायमेंशन को कहते हैं रैंक ऑफ T, जिसको रोटी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें ये प्रूव करना है कि डायमेंशन ऑफ U इज इक्वल टू होता है डायमेंशन ऑफ RT और प्लस डायमेंशन ऑफ NT, ये प्रूफ करना है। तो इसी को हम किससे, डायमेंशन ऑफ U इज इक्वल टू हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ RT किससे डिनोट करते हैं, रोटी से, और इसको न्यूटी से। किससे डिनोट करते हैं, न्यूटी से। ठीक है, तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ U इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रोटी को क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ T, रैंक ऑफ T, और इसको क्या बोलते हैं, नल्टी, नल्टी ऑफ T। तो यही है रैंक नल्टी थ्योरम, रैंक नल्टी थ्योरम। U की डायमेंशन बराबर क्या होता है, रैंक ऑफ डायमेंशन ऑफ RT प्लस डायमेंशन ऑफ NT होता है, डायमेंशन ऑफ U इज इक्वल टू, इसका स्टेटमेंट है। इसी के दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, RT की डायमेंशन को हम क्या कहते हैं, रैंक ऑफ T कहते हैं,
RT की डायमेंशन को क्या कहते हैं? रैंक ऑफ टी, इसको रो टी से डिनोट करते हैं। INT की डायमेंशन को कहते हैं नल्टी ऑफ टी, नल्टी ऑफ टी, जिसको न्यू टी से डिनोट करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू रो टी प्लस न्यू टी, ठीक है। इसी को कहते हैं जाति शून्यता प्रमेय। क्या कहते हैं? रैंक नल्टी थ्योरम या जाति शून्यता प्रमेय, या कि सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नल्टी, सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नल्टी। तो बात समझ में आई? यस। तो देखो आगे, तो थोड़ा सा इसको प्रूफ करने से पहले हम आपको ये लिखवा दें कि रैंक ऑफ टी क्या है और नल्टी ऑफ टी क्या है। रैंक ऑफ टी क्या है और नल्टी ऑफ टी क्या है, फिर इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, लिखेंगे, फिर इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो रैंक ऑफ टी लिखो, रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी। तो लिखेंगे क्या? लेट UF एंड VF बी टू वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F एंड T from U to V, T from U to V is a linear transformation, linear transformation। यहाँ लिख लेना थोड़ा सा, टू फाइनाइट डायमेंशनल लिखना भूल गए, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। डायमेंशनल क्या लिखते हैं? स्पेलिंग, आपको स्पेलिंग दिक्कत रहती है ना। फाइनाइट FINIT, डायमेंशनल मेंस SIONAL, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड FIELD, ठीक है। और टी यू से भी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो देन all those element of V which associate the any element of U under the linear transformation T, linear transformation T, V के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो U के किसी न किसी एलिमेंट से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T के द्वारा जुड़े हों, ठीक है, या संबंधित हों। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T के द्वारा संबंधित हों V के जो एलिमेंट, उनका कलेक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो देन ऑल दोज एलिमेंट ऑफ, देन कलेक्शन ऑफ लिखना भूल गए, देखो, देन कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ V which associate any element of U under the linear transformation T is called क्या कहलाता है? रेंज ऑफ T, रेंज ऑफ T, रेंज ऑफ T। इट इज डिनोटेड बाई RT, ठीक है, RT से डिनोट करते हैं। एंड डायमेंशन DEN कहाँ पे? ये लास्ट में क्या लिखा है? इट इज डिनोटेड DENOTED, डिनोटेड बाई RT एंड डायमेंशन ऑफ RT इज कॉल्ड
डायमेंशन ऑफ आर टी इज कॉल्ड रैंक ऑफ टी। रैंक ऑफ टी इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, क्या लिखते हैं, रोटी। दैट इज, रोटी कहो चाहे लिखो रैंक ऑफ टी लिखो, एक ही चीज़ है। या क्या लिखो, डायमेंशन ऑफ आर टी लिखो, एक ही बात है। चाहे डायमेंशन ऑफ आर टी कहो, उसी को रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी कहते हैं, उसी को रोटी कहते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ आर टी इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू रोटी। ठीक है, अब कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ यू विच एसोसिएट, जैसे मान लो जो एलिमेंट यू के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो भी के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो, क्या कहलाता है, टी का कर्नल, टी का कर्नल या टी का नल स्पेस, यही ना। अब देखो रैंक ऑफ टी तो हो गया ना, अब नल्टी ऑफ टी, लिखो नलिटी ऑफ टी, NULLITY, नल्टी ऑफ टी। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, लेट UF एंड VF आर टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F and T from UF to V is a linear transformation, linear transformation. Then collection of all those element of U which associate the identity element in V, which associate the identity element 0' in V is called kernel of T, kernel of T or null space of T, null space of T. It is denoted by, किससे डिनोट करते हैं, N of T। ठीक है, दैट इज N of T इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा बिलोंग इन U सच दैट T अल्फा इज इक्वल टू 0' वेयर 0' इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन V, आइडेंटिटी एलिमेंट इन V, जबकि V में आइडेंटिटी एलिमेंट है 0'।
ठीक है, तो ये तो एन टी की डेफिनेशन हुई। अब एन टी की डायमेंशन को क्या बोलते हैं? नल्टी। देन डायमेंशन ऑफ एन टी इज कॉल्ड nullity of T. It is denoted by nu T. It is denoted by nu T. That is डायमेंशन ऑफ एन टी को क्या कहते हैं? नल्टी ऑफ टी। क्या कहते हैं? नल्टी ऑफ टी भी कहते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं? न्यू टी से। ठीक है, डायमेंशन एन टी की डायमेंशन को कहते हैं टी की नल्टी, और टी की नल्टी को डिनोट करते हैं न्यू टी से। किससे डिनोट करते हैं? न्यू टी से। ठीक है, अब देखो रैंक नल्टी थ्योरम को प्रूव करते हैं। दैट इज डायमेंशन ऑफ एन टी इज इक्वल टू नल्टी ऑफ टी इज इक्वल टू न्यू टी। अब प्रूव करने थ्योरम। भूमिका तो सब बता दिए, अब देखो इसका प्रूफ। स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेट एंड प्रूफ सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नल्टी। सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नल्टी। ये है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जाति शून्यता प्रमेय का कथन लिखो। लेट टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन from finite dimensional vector space UF to VF UF to vector space VF लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो टी UF से VF के बीच में। देन ऐसी कंडीशन में रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू नल्टी ऑफ टी। नल्टी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। इसको बोलते हैं रो टी, इसको बोलते हैं न्यू टी, इसको डायमेंशन ऑफ यू ही बोलते हैं। ठीक है, तो यही प्रूव करना है। डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू रो ऑफ टी प्लस न्यू ऑफ टी। अब रो ऑफ टी क्या है, न्यू ऑफ टी क्या है, इसको डिटेल डिफिनेशन लिखवा चुके हैं। ठीक है, रोटी क्या है जानते हो ना? डायमेंशन ऑफ आर टी है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो आप, डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर टी, डायमेंशन ऑफ आर टी और डायमेंशन ऑफ एन टी। यही ना, क्योंकि आर टी की डायमेंशन को ही रोटी कहते हैं और एन टी की डायमेंशन को ही न्यूटी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका स्टेटमेंट है। ठीक है, ये कथन है, लिख लिए कथन।
अब इस कथन का प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ गिवन दैट, क्या दिया है, UF and VF are two finite dimensional vector space and T from UF to VF is a linear transformation ठीक है। then collection of all those element of V which associate लिखते हैं ASSOCATE associate, which associate the any element of U under T is range of T that is RT, रेंज ऑफ टी दैट इज अर्थात RT के बारे में बताया कि RT है क्या। एंड डायमेंशन ऑफ RT इज इक्वल टू रैंक ऑफ T इज इक्वल टू रो T। ठीक है, एंड collection of all those element of U which associate the identity element 0 dash in V is called nullity of T। It is denoted by बंद कर दो उधर से, it is denoted by NT and dimension of NT is equal to डायमेंशन ऑफ यहाँ पे NT इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, न्यू टी इज इक्वल टू नल्टी ऑफ टी ऐसे। अब देखो, देन वी हैव टू प्रूव दैट, आपको प्रूव क्या करना है, डायमेंशन ऑफ U इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RT इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RT प्लस डायमेंशन ऑफ ENT।
एन टी, डायमेंशन आप क्या लिखेंगे यहाँ पे एन टी, ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर टी को क्या बोलते हैं, रोटी ना, और इसको न्यूटी, ये प्रूव करना है। तो ये इंट्रोडक्शन है इसका। अब इसको विषय वस्तु में आते हैं, प्रूफ करने में आते हैं, फिर उपसंहार। तो इसके पहले तो बता चुके थे इंट्रोडक्शन। हाँ, तो इंट्रोडक्शन बताए तो थ्योरम में आप उसको थोड़ी लिख पाओगे, पर थ्योरम आए तभी ये लिखना है, ठीक है। थ्योरम की मदद से तभी ना जान पाते। देखो एक एक चीज़ में आपको चेक कर लेते हैं कि आप क्या क्या जानते हो, तो आप कैसे पूरी चीज़ आगे पीछे की बता सकोगे। थ्योरम में जिसका यूज आए उसको डिफाइंड करना जरूरी रहता है, ठीक है, भले थोड़ा लंबा हो जाए पूरा नंबर पाने के लिए। लिख लेते ना। अब क्या करोगे, अब विषय वस्तु में प्रवेश करते हैं। ये तो उपसंहार था, चलिए नीचे वाला उपसंहार नहीं था, इंट्रोडक्शन था। नीचे वाला टाइम छोड़ के वहां तक मिटा दीजिए उसको ऊपर वाला। चलो लिख लिए थे ना। तो सिंस T is null space of since NT is null space of linear transformation linear transformation T, linear transformation T, then we know that NT is subspace, NT is subspace of UF। NT क्या होता है, UF का सब स्पेस होता है। एंड U इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो U क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ठीक है। देयरफॉर n इज आल्सो, तो n इज आल्सो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है। शेर का बच्चा शेर। तो यदि U फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, NT क्या है, सबसेट है किसका है, U का, तो NT भी क्या होगा, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा। देन देयरफॉर NT इज आल्सो फाइनाइट डायमेंशनल, ठीक है। तो लेट S इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2, तो इसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या होगी, फाइनाइट होगी NT के। तो NT के बेसिस में एलिमेंट की संख्या हम मान लेते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश क्या हुआ, अल्फा n इज ए बेसिस ऑफ NT, ठीक है। देन डायमेंशन ऑफ NT इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो। डायमेंशन ऑफ NT को क्या कहते हैं, न्यूटी। इसी को क्या कहते हैं, नल्टी ऑफ T इज इक्वल टू क्या होगा, उसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या। तो बेसिस में कितने एलिमेंट हैं, गिन लो, 1 2 डैश डैश n एलिमेंट है, तो ये आ गया, ठीक है। तो न्यूटी की वैल्यू क्या आ गई, n। न्यूटी की वैल्यू क्या आ गई, n। सिंस S इज लीनियर इंडिपेंडेंट, जब ये बेसिस है तो S क्या होगा, इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे कि नहीं होंगे, S क्या होगा। अब देखो एक विशेष बात समझाते हैं आपको। S क्या है, सीधी सबसेट ऑफ MP और MP सबसेट ऑफ इंडिया,
सीधी सबसेट ऑफ एमपी और एमपी सबसेट ऑफ सीधी डिस्ट्रिक्ट है। अब ये सबसेट है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश सबसेट है इंडिया का, तो सीधी सबसेट ऑफ एमपी इंडिया कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं हम कि जब यस बेसिस है एनटी का, यस बेसिस है एनटी का और एनटी सबसेट है यू का, यू इंडिया है मान लो, तो यस सबसेट होगा किसका, यू का, कि नहीं होगा। अब यस है क्या, एनटी का बेसिस है, इसलिए इसके वेक्टर क्या होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे और एनटी का हर एक एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा। शुरुआत में जो आपको बताए थे कि बेसिस होने के लिए दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, क्योंकि आप शुरुआत से पढ़ना शुरू नहीं की थी, इसलिए मैं बेसिस की भी डिफिनेशन यहाँ बताया था। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर स्पेस का नॉन एम्प्टी सबसेट बेसिस कब कहलाता है, जब उसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हो और उस वेक्टर स्पेस का ईच एलिमेंट उस सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता हो। ठीक है, तो जब यस एनटी का बेसिस है तो इसके वेक्टर क्या होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, और जब यस लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे यस के वेक्टर, तो इनको एक्सटेंड करके भी का बेसिस बनाया जा सकता है, यू का बेसिस बनाया जा सकता है विस्तार प्रमेय से, एक्सटेंशन थ्योरम से। ठीक है, क्या बोले कि यहाँ पे किसी भी वेक्टर स्पेस का कोई फाइनाइट सबसेट है, उस वेक्टर स्पेस का या तो बेसिस होता है या उसको एक्सटेंड करके उसका बेसिस बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो कोई सबसेट जिसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, जैसे मान लो कोई वेक्टर स्पेस VF है और इसका एक सबसेट है यस, सबसेट है यस, तो इसमें एलिमेंट क्या है, α1 α2 डैश डैश α3, मान लो α3 है। ठीक है, तो ये इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, तो ये VF का बेसिस होगा, या कि इसको एक्सपेंड करके इसमें कुछ और एलिमेंट जोड़ करके V का बेसिस बनाया जा सकता है। ये है विस्तार प्रमेय का कथन, एक्सटेंशन थ्योरम का कथन। पीछे देख सकती हो आप, पीछे लास्ट लेक्चर में एक्सटेंशन थ्योरम क्या है और अस्तित्व प्रमेय क्या है, विस्तार प्रमेय क्या है। ये दो थ्योरम बहुत जरूरी हमेशा आती रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि यस कोई है V का नॉन एम्प्टी सबसेट है, इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, तो ये निश्चित रूप से V का बेसिस होगा, या कोई इसको इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट जोड़ करके V का बेसिस बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हम यही कहना चाहते थे कि यहाँ पे यह यस क्या है, एनटी का सबसेट है, और तो जब एनटी का सबसेट है यस और एनटी सबसेट है यू का, ठीक है, तो निश्चित रूप से यह सबसेट होगा यू का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल जो दिए, सीधी सबसेट ऑफ मध्य प्रदेश सबसेट ऑफ इंडिया, तो सीधी सबसेट ऑफ इंडिया, तो यस इज सबसेट ऑफ यू, इंडिया का काम यू कर रहा है। ठीक है, तो जब ये सबसेट है और ये भी इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है, क्यों है, क्योंकि बेसिस है एनटी का, तो जब एनटी का बेसिस है तो इसके वेक्टर क्या होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, तो इसमें कुछ एलिमेंट मिला करके हम यू का बेसिस बना सकते हैं एक्सटेंशन थ्योरम से। कुछ एलिमेंट मिला करके यू का बेसिस बना सकते हैं, कौन थ्योरम से, विस्तार प्रमेय से, एक्सटेंशन थ्योरम से। ठीक है ना, तो वही कहना चाहते हैं एन टी इज इक्वल टू एन। सिंस यस इज, क्या लिखोगे, सिंस यस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस UF therefore S can be extended to a basis of U let by extension theorem, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, by extension theorem, विस्तार की प्रमेय से इसको यस को एक्सपेंड करके यू का बेसिस बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस मान लो विस्तार करने से प्राप्त होता है, यस में कुछ एलिमेंट जब मिला देते हैं
तो एक S1 सेट बन जाता है जिसमें एलिमेंट की संख्या क्या हो गई, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा n पहले से थे, और एलिमेंट क्या मिला लिए हम, बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा m। ठीक है, तो यस में कुछ एलिमेंट मिला करके और यू का बेसिस बनाया जा सकता है। तो मान लेते हैं कि और एलिमेंट हम क्या मिला लिए, बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा m एलिमेंट मिलाने से वे यू का बेसिस बन जाता है। ठीक है, तो जब S1 यू का बेसिस है, S1 क्या है, यू का बेसिस है, तो S1 में एलिमेंट की संख्या क्या कहलाएगी, यू की डायमेंशन। S1 में एलिमेंट की संख्या क्या कहलाएगी, यू की डायमेंशन। तो सिंस S1 इज बेसिस ऑफ यू, देन डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S1। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ u, तो नंबर ऑफ एलिमेंट में S1 में एलिमेंट कितने हैं, n प्लस m, क्या है, n प्लस m। अब देखो NT के बेसिस में देखो एलिमेंट की संख्या क्या थी, NT के बेसिस में एलिमेंट की संख्या n थी ना, तो रो टी इज इक्वल न्यू टी इज इक्वल टू n था, न्यू टी इज इक्वल टू n। ठीक है, अब हमारा मकसद क्या है, इस n के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, सुनो, जब डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू n प्लस m आ गए तो n के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, न्यू टी तो लिख सकते हैं। यदि m के स्थान पे रो टी लिख दें तो थ्योरम प्रूव हो जाए। तो कैसे लिख सकते हैं, यम के स्थान पे, यही तो यम के स्थान पे रोटिन लिखने के लिए तो पूरा कार्यवाही करनी है आगे। यहाँ पे यन के स्थान पे तो हम न्यूटी लिख देंगे। अब हमारा मकसद अब क्या रह गया कि यम के स्थान पर रोटी कैसे लिख सकते हैं। तो रोटी का मतलब क्या होता है, रोटी का मतलब ये हुआ आरटी की डायमेंशन, और आरटी की डायमेंशन, तो आरटी की डायमेंशन क्या होगी, आरटी के बेसिस में एलिमेंट की संख्या। तो आरटी का बेसिस क्या लेंगे, S2 लेंगे, जिसमें एलिमेंट कितने होंगे, m एलिमेंट होंगे। तो उसको क्या प्रूव करेंगे कि S2 आरटी का बेसिस है। तो S2 को आरटी का बेसिस प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, ये प्रूव करेंगे कि S2 के एलिमेंट लीनियर इंडिपेंडेंट हैं और आरटी का हर एक एलिमेंट S2 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। तभी प्रूफ हो पाएगा कि m क्या है, बेसिस है आरटी का। ठीक है, m क्या है, डायमेंशन है आरटी का। और जब m डायमेंशन प्रूव हो जाएगा आरटी का, तो आरटी के डायमेंशन को ही हम कहते हैं रोटी। तो न्यूटी प्लस रोटी आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ हमारा मकसद क्या रह गया, अब इसमें हम इसी को लिख सकते हैं क्या, डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू n के स्थान पे हम न्यूटी लिख सकते हैं कि नहीं, न्यूटी अब प्लस m। हमारा मकसद अब क्या रह गया कि रोटी इज इक्वल टू m प्रूफ करना। Now we have to, हाँ, now we have to prove that, now we have to prove that m is equal to रोटी। रोटी का मतलब डायमेंशन ऑफ आरटी, डायमेंशन ऑफ आरटी। रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी। ये सब बनता रहता है तो सब हो जाएगा 20 मिनट में। वो तो समझा के लिख रहे हैं। हाँ, ये भी जानते हैं कि पीछे आप पढ़े भी नहीं हो, इसलिए सब चीज़ बताना पड़ रहा है, डायरेक्ट इसी को समझाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमारा मकसद क्या है कि आरटी की डायमेंशन को m सिद्ध करना। तो एक ऐसा सेट लेते हैं जिसमें m एलिमेंट हो, ठीक है, उसका नाम क्या रख लेते हैं, S2। और S2 को क्या सिद्ध करेंगे, आरटी का बेसिस। क्या सिद्ध करेंगे, बेसिस प्रूफ करेंगे। तो आरटी का बेसिस प्रूफ करने के लिए एक सेट हम क्या लेते हैं, S2 मानते हैं। तो लेट S2 इज इक्वल टू T बीटा 1 T बीटा 2 डैश डैश T बीटा m। इज ए बेसिस ऑफ
S2 मानते हैं तो लेट S2 इज इक्वल टू इज ए सबसेट ऑफ RT। इसको हम क्या RT का सबसेट मानते हैं, है ना। नाउ वी शैल सो दैट तो हमें दिखाना होगा वी शैल सो दैट S2 इज बेसिस ऑफ RT। टू प्रूफ इट वी हैव टू शो दैट, इसे सिद्ध करने के लिए टू प्रूफ इट वी हैव टू शो दैट नंबर फर्स्ट, दो चीज़ें दिखाना पड़ता है। नंबर फर्स्ट, S2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, S2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। और दूसरा क्या दिखाना होगा, RT का हर एक एलिमेंट S2 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, ठीक है। RT इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ S2। इसका अर्थ ये होता है कि RT का हर एक अवयव S2 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। तो हम क्या दिखाएंगे कि S2 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। ये दिखाने क्या तरीका है कि S2 में जितने एलिमेंट हैं उतने स्केलर मान लें हम, और स्केलर और वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन का सम 0 के बराबर करके ये दिखा दें कि सब स्केलर की वैल्यू 0 के बराबर है। और जब सब स्केलर की वैल्यू 0 के बराबर दिखाने में कामयाब हो जाएंगे, इसका मतलब S2 के वेक्टर क्या हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो दिखाते हैं, तो पहले दिखाते हैं कि S के वेक्टर जो हैं लीनियर इंडिपेंडेंट हैं S2 के वेक्टर। तो वेक्टर ऑफ S2 इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो फॉर इट लेट B1 B2 डैश डैश BM बिलोंग इन F सच दैट, ये फील्ड के एलिमेंट लेते हैं किस प्रकार से कि B1 और T बीटा 1, B2 T बीटा 2 डैश डैश BM और T बीटा M इज इक्वल टू 0, ठीक है। T बीटा M इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 डैश लिखोगे ना, 0 डैश, क्योंकि ये एलिमेंट किसके हैं, V के। आप देखो T के बारे में आपको पता है ना कि T क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, T क्या है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्म इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, T B1 बीटा 1 और T B2 बीटा 2 प्लस डैश डैश T BM और बीटा M इज इक्वल टू 0 डैश। अब T लीनियर रीजन क्या लिखो, T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो इसी को क्या लिख सकते हैं, T B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस डैश डैश BM बीटा M इज इक्वल टू 0 डैश, ठीक है। अब देखो B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 BM बीटा M इज इक्वल टू 0 डैश। तो जो एलिमेंट 0 डैश से रिलेटेड हो गए वो किसके एलिमेंट कहलाएंगे, किसके एलिमेंट कहलाएंगे, ये एलिमेंट में T लगाने से 0 डैश आ रहा है, तो T बराबर 0 नहीं, किसी एलिमेंट में T लगा दें तो 0 डैश आ जाए तो वह एलिमेंट किसका कहलाएगा, कर्नल का। और कर्नल का मतलब NT का, नल स्पेस का। तो इम्प्लाइज क्या होगा, B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 डैश डैश BM और बीटा M बिलोंग इन क्या हो गया, NT, बाय डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस, बाय डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस, बाय डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस की परिभाषा से, ठीक है। अब NT का जब एलिमेंट होगा
तो एन टी का हर एक एलिमेंट एन टी के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। और एन टी का बेसिस क्या माने हैं हम, ए अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा n, ठीक है। तो एन टी का हर एक एलिमेंट, देन ईच एलिमेंट ऑफ एन टी, देन ईच एलिमेंट ऑफ एन टी कैन बी written as linear combination of vectors of basis of nt, that is यस। एन टी का बेसिस यस ना है, तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर, इसलिए क्या लिखेंगे, b1 बीटा 1 को लिख सकेंगे, b2 बीटा 2 डैश डैश bm बीटा m को लिख सकेंगे क्या, a1 अल्फा 1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 डैश डैश an अल्फा an, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n एन टी के बेसिस के एलिमेंट हैं, तो एन टी का हर एक अवयव व्यक्त होगा एन टी के बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। तो इसको हम इस साइड में लिख सकते हैं, इसको इस साइड में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 डैश डैश, यहाँ पे क्या लिख लिए, an अल्फा n इज इक्वल टू क्या होगा, b1 बीटा 1 b2 बीटा 2 डैश डैश bm बीटा m। अब इसी को इस साइड में ले आएंगे तो क्या आएगा, a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 डैश डैश an अल्फा n माइनस b1 बीटा 1 माइनस b2 बीटा 2 डैश डैश क्या लिखेंगे, माइनस bm और बीटा m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0। अब ये देखो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n और बीटा 1 बीटा 2 बीटा m किसके एलिमेंट हैं, किसके एलिमेंट हैं ये, S1 के। और S1 क्या है, U का बेसिस है, S1 क्या है, U का बेसिस है, जिसमें S के एलिमेंट में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट बना के बेसिस बनाए थे ना एक्सटेंशन थ्योरम से, जो हम उसको माने क्या थे, S1। तो S1 में एलिमेंट क्या थे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n और बीटा 1 बीटा 2 बीटा m। और इसको कह चुके हैं कि U का बेसिस है, तो जब U का बेसिस है तो निश्चित रूप से क्या होगा, इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। और इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे तो इनके पहले जिन आदिशों का उपयोग करके गुणनफल का योगफल शून्य किया जाएगा, उनमें से सब आदिश का मान शून्य के बराबर होगा। इसका मतलब a1 भी शून्य होगा, a2 भी शून्य होगा, an भी शून्य होगा, माइनस b1 भी शून्य होगा, माइनस b2 भी शून्य होगा, bm भी शून्य होगा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे आगे, इसको लिख देंगे आगे, a1 इज इक्वल टू 0, a2 इज इक्वल टू 0, an इज इक्वल टू 0, b1 इज इक्वल टू 0, b2 इज इक्वल टू 0 डैश डैश bm इज इक्वल टू 0। तो यही तो हमारा मकसद था, किसी तरह से ये दिखा दें कि b1 इज इक्वल टू 0, b2 इज इक्वल टू 0, bm इज इक्वल टू 0। तो ये दिखाने के चक्कर में ये भी 0 दिख गया। हमको ज़रूरत तो सिर्फ इतने की थी ना, बीटा 1 बराबर 0, बीटा 2 बराबर b2 बराबर 0, bm बराबर 0। क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिए थे, जो S2 वेक्टर लिए थे, बीटा 1 बीटा 2 बीटा m लिए थे, और इनके पहले किन आदेशों का उपयोग किए हैं, b1 का, b2 का और bm का। तो इनको 0 दिखाना हमारा मकसद था, क्योंकि हमको प्रूव ये करना है कि S2 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, जबकि हमको पता है कि S1 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं पहले से, ठीक है। तो यहाँ इसका रीजन क्या लिखोगे, यहाँ सबको 0 के बराबर क्यों लिख दिए, बिकॉज S1 इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा n और बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा m is the basis of u। तो जब बेसिस ऑफ u है
तो इनके पहले जिन अदिशों का उपयोग करके गुणनफल का योगफल शून्य किया जाएगा वे सभी अदिश शून्य के बराबर होंगे। ठीक है, तो इम्प्लाइज वेक्टर ऑफ S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये इसका भी रीजन इतना दिया है ये लाइन में, है ना, कि यहाँ पे A1 बराबर 0, A2 बराबर 0, AN बराबर 0, B1 बराबर 0, B2 बराबर 0, BM बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंस फॉर B1 और T बीटा 1, B2 और T बीटा 2 डैश डैश BM और T बीटा M इज इक्वल टू 0 डैश we get B1 is equal to 0, B2 is equal to 0, BM is equal to 0. It means vector of S2 is linearly independent. वेक्टर ऑफ S2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब क्या दिखाएंगे कि S2 का RT का हर एक एलिमेंट S2 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। एक चीज़ तो दिखा दिए, अब दूसरा क्या दिखाएंगे, RT इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ बीटा 2, लीनियर स्पान ऑफ S2। RT का हर एक एलिमेंट S2 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। देखो अब दूसरा बेसिस दिखाने क्या बताए थे आपको शुरुआत में, आज जब पढ़ाना शुरू किए हैं तो ये बताए थे कि U का नॉन एम्प्टी सबसेट S, U का बेसिस कब कहलाता है, कब कहलाता है बेसिस, जब S के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हो और दूसरा U का हर एक एलिमेंट S के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है, तब हम लिख देते हैं कि UF इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ S। कब लिख देते हैं कि U का हर एक अवयव S से जनित हो रहा है, S से जन्म हो रहा है उसका। ठीक है, तो S से जनरेट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट U में नहीं है जो S से जनरेट ना होता हो, अर्थात U का हर एक एलिमेंट S से जनरेट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि U का हर एक एलिमेंट S के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो U के हर एक एलिमेंट का जन्म S के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो U इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ S लिखते हैं। ठीक है, तो हम कैसे जानेंगे कि RT के हर एक एलिमेंट का जन्म S2 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हो रहा है। इसके लिए हम RT का कोई स्वेच्छ एलिमेंट लेंगे, और यदि स्वेच्छ एलिमेंट का जन्म S2 के द्वारा हो जाता है तो समझ जाएंगे कि RT के हर एक एलिमेंट का जन्म S2 के एलिमेंट के द्वारा होगा। ठीक है, ठीक है, तो RT का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम मानते हैं। लेट बीटा बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ RT जानते हो T का रेंज है। T क्या है, RT क्या है, T का रेंज। तो T के रेंज में कौन एलिमेंट होते हैं, T के रेंज में कौन एलिमेंट होते हैं, U के जिन एलिमेंट में T लगाने से आता हो। ठीक है, तो जब बीटा हम माने हैं कि RT का एलिमेंट है, बीटा बिलोंग इन क्या है RT, तो बीटा के लिए U में कोई एलिमेंट मिला रहा होगा जिसमें हम T लगाए रहे होंगे, तब वे एलिमेंट आया रहा होगा। तो मान लेते हैं वह एलिमेंट अल्फा था, T अल्फा बराबर बीटा आएगा। T अल्फा बराबर क्या होगा, बीटा। तो यहाँ पे देन देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग इन U सच दैट T अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, क्योंकि RT के किसी भी हर एक एलिमेंट के लिए U में कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा जिसमें T लगाएंगे तब वो एलिमेंट आएगा, क्योंकि रेंज का एलिमेंट है ना। तो रेंज में वही एलिमेंट होते हैं जो U के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो मान लेते हैं कि बीटा अल्फा से रिलेटेड था T के द्वारा, तो T अल्फा इज इक्वल टू बीटा, T अल्फा इज इक्वल टू बीटा।
ठीक है। अब अल्फ़ा जो किसका एलिमेंट है, यू का। तो जब अल्फ़ा यू का एलिमेंट है, सुनो, जब अल्फ़ा किसका एलिमेंट है, यू का, और जब अल्फ़ा यू का एलिमेंट है और यू का बेसिस क्या है, यू का बेसिस S1 है ये, तो यहाँ पे अल्फ़ा व्यक्त होगा S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, अर्थात अल्फ़ा के स्थान पे हम लिखेंगे A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस डैश डैश AN अल्फ़ा 1 प्लस B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस BM बीटा M, ये लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका बेसिस क्या है, यू का, ये अल्फ़ा यू का एलिमेंट है, यू का बेसिस है S1, तो यू के हर एक एलिमेंट को लिखा जा सकता है S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे आगे, इसी को लिख सकते हैं हम बीटा इज इक्वल टू टी अल्फ़ा, और इसी को लिख सकते हैं टी A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 डैश डैश AN अल्फ़ा n, और ये क्या होगा B1 बीटा 1 और B2 बीटा 2 प्लस डैश डैश BM बीटा M, ऐसे। लेट बीटा बी एनी आर्बिटेरी स्वेच्छ अवयव, आर्बिटेरी एलिमेंट ऑफ RT, माना बीटा क्या है, RT का स्वेच्छ अवयव है। कोई होता है ना, हाँ हाँ, कोई स्वेच्छ अवयव है। बीटा बी एनी आर्बिटेरी एलिमेंट ऑफ RT, तो जब बीटा RT का एलिमेंट है और RT क्या है, T का रेंज है, तो T के रेंज में वही एलिमेंट होंगे जो U के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड रहे होंगे। तो मान लेते हैं कि U में वह बीटा के संगत U में एलिमेंट अल्फ़ा था जिसमें T लगाए तब बीटा आया, ठीक है। तो इसी को लिख सकते हैं बीटा बराबर T अल्फ़ा, और अल्फ़ा U का एलिमेंट है, और जब अल्फ़ा U का एलिमेंट है तो अल्फ़ा U के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और T क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसको T को अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, T A1 अल्फ़ा 1 T A2 अल्फ़ा 2, ठीक है। डैश डैश क्या लिख सकते हैं, T AN अल्फ़ा n, फिर क्या लिखेंगे T B1 बीटा 1 T B2 बीटा 2 और T BM बीटा M, ऐसे, ठीक है। रीजन क्या लिखोगे, T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो, जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो इसी को क्या लिख सकते हैं, जो स्केलर है वो बाहर कर सकते हैं। तो A1 ये क्या होगा, T अल्फ़ा 1 A2 और T अल्फ़ा 2 डैश डैश क्या लिखेंगे AN और ये T अल्फ़ा n, इसको क्या लिख सकते हैं B1 और ये T बीटा 1 B2 और ये T बीटा 2, और इसको क्या लिख सकते हैं BN और T बीटा M, ये लिख सकते हैं T बीटा M। अब देखो यहाँ पे, ये तो आप जानते हो कि यस क्या है। अब विशेष बात यहाँ फिर से आ गई, एक एक लाइन में राज की बात छिपी है, इसीलिए तो हर साल आती है हर एक यूनिवर्सिटी में, पूरे इंडिया में ये थ्योरम आती है, पूरे इंडिया में हर एक यूनिवर्सिटी में हर एक साल ये थ्योरम आती रहती है। किसी साल मान लो कभी बहुत चांस रहता है कि 10 साल में एक साल छूट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n, सुनो अब बच्चे, यहाँ तर्क फिर से आ गया। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n यस के एलिमेंट हैं। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n किसके एलिमेंट है, यस के। यस को हम क्या माने हैं, सुनो, यस को क्या माने, शुरुआत में तो यस लिखे थे ना, उसमें जब बीटा 1 बीटा 2 बीटा m मिला दी है तब यस 1 का हो गया है, ठीक है। पहले तो यस का एलिमेंट था जो कि NT का बेसिस है, NT का बेसिस है, और NT क्या है, T का नल स्पेस। तो नल स्पेस में कौन एलिमेंट रहते हैं, जो U के वे एलिमेंट होते हैं जो V के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड रहते हैं, T का नल स्पेस है ना। तो इसका मतलब है कि इसके जब NT के हर एक एलिमेंट V के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड रहते हैं, और यस क्या है, NT का बेसिस है। तो जैसे NT का जब बेसिस है तो यहाँ यस NT का सबसेट होगा,
और जब यस एन टी का सबसेट होगा तो एन टी के सब एलिमेंट वी के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड रहते हैं, तो यस के भी हर एक एलिमेंट एन टी के वी के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड रहेंगे। समझ में आ गया? जैसे मान लेते हैं कि बांग्लादेश में सब मुसलमान रहते हैं, तब बांग्लादेश के किसी डिस्ट्रिक्ट में भी क्या रहेंगे? मुसलमान रहेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे एन टी में वे सभी एलिमेंट उपस्थित हैं जो वी के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हैं, ठीक है, और एन टी का ही सबसेट है यस। तो यस के हर एक एलिमेंट वी के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड रहे होंगे, अर्थात टी अल्फा 1 बराबर 0 डैश, टी अल्फा 2 बराबर 0 डैश, टी अल्फा n बराबर 0 डैश। तो यहाँ क्या लिख देंगे? जब देखो यहाँ 0 डैश लिख देंगे, यहाँ 0 डैश लिख देंगे, यहाँ 0 डैश लिख देंगे, ये सब 0 हो जाएगा। यहाँ पर बचा रहेगा ये वाला, सब 0 नहीं होगा, यहाँ अल्फा 1 वाले होंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? थोड़ा सा जो बोल गए उसको लिखते भी हैं। तो सिंस चूंकि यस बराबर अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा n इज ए बेसिस ऑफ क्या? एन टी, बेसिस ऑफ एन टी, एंड एन टी इज नल स्पेस, एन टी इज नल स्पेस ऑफ टी, नल स्पेस ऑफ टी। therefore टी अल्फा आई इज इक्वल टू 0 डैश फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश n, ठीक है। इसका मतलब आई का मान चाहे 1 रखें तब भी 0 डैश होगा, 2 रखें तब भी 0 होगा, n रखें तब भी 0 होगा। इम्प्लाइज इसको लिखेंगे टी अल्फा 1 इज इक्वल टू 0 डैश, टी अल्फा 2 इज इक्वल टू 0 डैश, टी डैश डैश टी अल्फा n इज इक्वल टू 0 डैश। तो यहाँ पे क्या रख देंगे? पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन ए, इसका नाम ए रख लिए। पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन ए, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन ए, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए में जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? बीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया? a1 इंटू 0 डैश, a2 इंटू 0 डैश 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 an इंटू 0 डैश प्लस क्या मिला? b1 अब t बीटा 1, t बीटा 1, b2 और t बीटा 2 डैश डैश क्या मिला? bm और t बीटा m, ऐसे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो सब शून्य बन गया, अब ये नहीं ना बचा उधर आगे, तो बीटा इज इक्वल टू क्या बच गया? b1 और t बीटा 1, b2 और t बीटा 2, b2 और t बीटा 2 डैश डैश bm और ये होगा t बीटा m। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो एलिमेंट, ये किसके एलिमेंट थे? देखो s2 का एलिमेंट ये ना था, देखो s2 का एलिमेंट था t बीटा 1, t बीटा 2 डैश डैश t बीटा m, ठीक है। अब हम एक एलिमेंट लिए, सुनो, RT का कोई एलिमेंट हम लिए बीटा, क्या लिए? आर्बिट्रेरी एलिमेंट बीटा। RT का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए बीटा। अब बीटा को हम लिख दिए कि बीटा क्या है? ये इन एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया, t बीटा 1, t बीटा 2, t बीटा m, ये s2 के एलिमेंट है, ठीक है। तो ये बीटा एलिमेंट जो लिए थे RT का स्वेच्छ अवयव, वह व्यक्त हो रहा है s2 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। इसका अर्थ ये हुआ कि R2 का हर एक एलिमेंट व्यक्त होगा s2 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। और जब RT का हर एक एलिमेंट व्यक्त होगा s2 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि RT जनरेट हो रहा है s2 से, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? फिर ऐसे लिख देते हैं RT इज लीनियर स्पान ऑफ s2, ठीक है। इसका मतलब RT का जन्म हो रहा है s2 से, अर्थात RT का हर एक एलिमेंट जनित हो रहे हैं s2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे s2 दोनों कंडीशन को फॉलो किया। पहला क्या कि s2 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं और RT का हर एक एलिमेंट s2 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हैं। इस प्रकार जब बेसिस की दोनों कंडीशन को फॉलो करने लगा कौन?
S2, ऐसी कंडीशन में S2 क्या होगा, RT का बेसिस होगा। और जब S2 RT का बेसिस होगा तो S2 में एलिमेंट की संख्या ही क्या कहलाएगी, RT की डायमेंशन। तो S2 में एलिमेंट की संख्या कितनी है, m, गिनो ना, 1 से शुरू हुआ है m तक गया है, इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है, m। तो S2 में एलिमेंट की संख्या ही क्या कहलाएगी, RT की डायमेंशन। और RT की डायमेंशन को ही हम रोटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रोटी कि भात ठीक है। तो क्या लिखेंगे, तो रोटी, तो डायमेंशन ऑफ RT इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन S2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S2, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ RT को ही क्या बोलते हैं, रोटी ना। रोटी इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट S2 में कितने एलिमेंट हैं, m, ठीक है। तो जो अभी हम लिखे थे, क्या लिखे थे, देन ये लिखे थे हम, ये निकाले थे रिजल्ट, डायमेंशन ऑफ U इज इक्वल टू लिखे थे न्यू टी और प्लस m था ना वहाँ, तो m के स्थान पे अब क्या लिख देंगे, अब रोटी। तो डायमेंशन ऑफ U इज इक्वल टू यहाँ पे न्यू टी और ये क्या लिख दोगे, यहाँ रोटी लिख दोगे। इसी को क्या बोलते हैं, डायमेंशन ऑफ U इज इक्वल टू रोटी क्या है, नल्टी ऑफ टी और ये रैंक ऑफ टी। तो यही जात शून्यता प्रमेय है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस पॉइंट की व्याख्या की गई है। अब ऐसा कोई पॉइंट नहीं रह गया जिसको हम समझाए ना हो। यदि समझ में ना आया होगा तो घर में अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और कल समझने के बाद, घर में पढ़ने के बाद पूछना कि ये लाइन के बाद ये लाइन कैसे हो गया, तो कल फिर और बता देंगे, ठीक है।